बैठ जाओ। हाँ चलो ठीक है, हम लोग देखें बेटा। सर जी वर्क अगर माइनस में आ रहा है तो वो भी मैक्सिमम हो सकता है। हाँ इजियोथर्मिक माइनस ट्राइन को इजियोथर्मिक दिखाता है। अगर पूछा वर्क मैक्सिमम और फार्मूला वाला ग्राफ माइनस वाला तो भी जो डीजी टाइप को ही हम किया जाएगा तो माइनस ही होगा। ऑप्शन में सब आंसर पॉजिटिव मिल गया। ऑप्शन में सभी आंसर पॉजिटिव मिला। आपने जो भेजा है चौथा क्वेश्चन 34.865 किलो जूल, ऑप्शन नंबर डी। चलो कहाँ तक पहुँच रहे हैं? हाँ कल हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर ऑफ एक्टिविटी का ऑपरेशन। फैक्टर अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन कहाँ आ जाओ। चलो यहाँ पर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पहला था अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर होगा ये अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हीट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं है, फार्मूला है 2 रुपये 1 10 टॉपिक 5 रुपये कितनी टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ कोई फार्मूला है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, समझ रहे ना भैया। जैसे यहाँ पर ध्यान दो हीट ऑफ कंबस्शन of carbon is -94 kilocalorie per mole. -94 kilocalorie per mole. Find change in Kelvin when 60 gram carbon is allowed to burn. Allowed to burn. बात हो रहा है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान देना एक सब लोग। कार्बन 1 मोल कार्बन का आपका कितना बेटा? 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन का मतलब कितना? 12 ग्राम। अब 12 ग्राम कार्बन को जब आप जलाते हो तो आपको कितना मिल रहा है? -94 किलोग्राम मिल रहा है। मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1 ग्राम कार्बन से 94 और 60 ग्राम कार्बन से यहाँ पर माइनस में जाएगा। जो है तो यहाँ पर क्या रहेगा 60 तो कितना रहेगा -94 × 5 कितना रहेगा 520 मतलब इतना इंथैल्पी में चेंज होगा। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर वर्ड पर ध्यान देना है। यहाँ पर क्या कहा गया है? कितना किलोकैलोरी पर मोल। पर मोल का मतलब अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक मास के बराबर मास ले लोगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर ले लोगे, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन इस तरह से बोल सकता है। combustion of benzene
कंबसन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। और ध्यान देना, जब भी ऑक्सीजन के साथ कोई भी स्पेसिफिक रिएक्ट करेगा तो अपने ऑक्साइड में बदल जाएगा, कार्बन बदल जाएगा CO2 में, हाइड्रोजन बदल जाएगा किसमें का H2O में। कितने कार्बन है 6, तो 6 CO2। कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है 6, तो H2O। किलो 6 दूनी 12 और 3 15 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 50/2। इस तरह से कंबसन होगा। अब ये क्या कह रहा है कंबसन ऑफ बेंजीन अल्कोहल फॉर्म। तो ध्यान रखना अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हो सकता। फाइंड चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 39 ग्राम व्हेन combustion of 39 ग्राम benzene takes place। ध्यान रखना सब लोग, ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया गया, यहाँ पर बताया गया था कि हीट ऑफ कंबस्शन कार्बन का पर मोल इतना है, मतलब 1 मोल जलाओगे कितना मिलेगा। और 1 मोल का मतलब ये एटॉमिक फॉर्म में था तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। बात सुना ना। अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो सब लोग, इधर देखो, ये इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 78। तो इसका मतलब ध्यान रखना, ये रिएक्शन मोल के ही रूप में लिखे जाते हैं। किस रूप में लिखे जाते हैं मोल के रूप में। तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या लिखा, कुछ नहीं मतलब 1 मोल, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 मोल। तो 1 मोल से कितना 100। अच्छा 1 मोल कह लो या 38 ग्राम कह लो। यहाँ पर चूंकि ग्राम लेके पूछा, देखो कहते हैं कि इतना ग्राम लेके पूछा है, इसका मतलब ग्राम के रूप में लिखोगे मॉलिक्यूलर मास। तो 38 ग्राम से कितना 78 ग्राम से -100 के लिखोगे। बेंजीन से कितना बेटा -100 किलो कैलोरी। तो 1 से कितना -100/70। तो 39 ग्राम से कितना। अब यहाँ कोई फार्मूला है या ये कठिन है, तो फार्मूला है कठिन है, ये 2 आ जाएगा कितना आ जाएगा -50 किलो। अब ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा तो लगेगा कि बहुत कुछ फार्मूला लगना चाहिए, कुछ नहीं लगेगा। दूसरा ध्यान नेचर ऑफ सिंपल स्टेट है। रिएक्टेंट और एंटीडोट। यहाँ पर हमें कुछ लिखाना नहीं है, एक एग्जाम्पल से चीजों को समझाना है। देखना बेटा, ये H2 है गैस, O2 गैस, यहाँ पर हाफ O2 ये H2O लिक्विड है, ये H2 गैस, हाफ O2 गैस, वेपर का मतलब गैस अवस्था कह सकते हो। इसको बताते क्या क्वेश्चन क्या है,
यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज है कितना लिख रहे हैं, -60 किलो कैलोरी और डेल्टा एच -57 किलो। यहाँ पर पॉइंट कॉमन होगा वो। अच्छा एक और चीज़, हम पूरी थर्मोडायनामिक्स पढ़ा देंगे, कहीं पर डाटा नहीं लिखेंगे, और जहाँ पर डाटा लिख देंगे इसका मतलब उसको रटना है आपको, समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पर हमने डाटा लिख दिया है, इस डाटा को रटना है, एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं ना, बाकी -x -y कह के अपना काम चला लेंगे, तो ये कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखो, रिएक्टेंट आपका गैस स्टेट में है, दोनों में गैस स्टेट में, यहाँ पर प्रोडक्ट लिक्विड में है और यहाँ पर प्रोडक्ट गैस वेपर मतलब गैस में। और ध्यान दो इंथैल्पी चेंज अलग अलग होगा, दोनों का इंथैल्पी चेंज क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर इंथैल्पी चेंज ज़्यादा है, माइनस में ज़्यादा है, माइनस प्लस मतलब नहीं, वैल्यू, ये सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा माइनस है मतलब सिस्टम नुकसान में है, तो सिस्टम का नुकसान होगा तब क्यों होता है, यहाँ सिस्टम ज़्यादा नुकसान में, यहाँ पर सिस्टम कम नुकसान में। कोई एक्सप्लेन करेगा ऐसे क्यों है जब दोनों जगह वाटर ही बना है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, ये भी याद रखिए। वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है या लिक्विड स्टेट में? वेपर स्टेट में काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, मतलब टेम्परेचर या एनर्जी ज़्यादा है। वेपर स्टेट में एनर्जी ज़्यादा है और लिक्विड स्टेट में कम है। और आप जानते हो कि एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। तो अगर ये अपने पास एनर्जी ज़्यादा रख रहा है तो आपको कम दे रहा है, यही होगा ना। और आप कह रहे हो कि लिक्विड स्टेट में एनर्जी कम है, तो इसका मतलब लिक्विड अगर अपने पास एनर्जी कम रख रहा है तो आपको ज़्यादा बात क्लियर हो गई ना। अगर यही वाटर यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कर दें तो क्या करना चाहोगे, क्या लिखें, इन दोनों से ज़्यादा कम है बीच में, -68 से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पर -70 -80 -90 कुछ भी लिखो, लेकिन इससे ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई ना, इसका मतलब यहाँ पर अपने पास और एनर्जी कम रखा, मतलब और ज़्यादा दे देगा, तो यहाँ पर तो सिस्टम का नुकसान सबसे ज़्यादा है। बात क्लियर है? फिजिकल स्टेट पर भी डिपेंड करता है, जो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट टेम्परेचर। अब हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर एक किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ इक्वेशन कह सकते हैं, लॉ नहीं करेंगे। डेल्टा H1 माइनस डेल्टा CP, यहाँ पर T2 माइनस T1। जानना क्या है, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा E क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज, T2 T1। अच्छा यहाँ पर डेल्टा H2 क्या है, एंथैल्पी चेंज है टेम्परेचर T2। डेल्टा H1 क्या है, एंथैल्पी चेंज है टेम्परेचर T1। इंटरनल एनर्जी चेंज है टेम्परेचर T2, इंटरनल एनर्जी चेंज है टेम्परेचर T1। यहाँ पर डेल्टा CP क्या है, ये CPP माइनस CPR। डेल्टा CB क्या है, CPP माइनस CBR। CB यहाँ पर ध्यान दो, CP और CB दोनों के बारे में बताया गया है। CP
क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी। अगर यहाँ पर P लगा दिया गया एट कांस्टेंट प्रेशर, V लगा दिया गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये डेल्टा H क्या है? टोटल हीट कंटेंट या एनर्जी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं ना, एनर्जी ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए यहाँ पर Cp लिखे हैं। एनर्जी ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर क्या लिखे हैं? Cp। और इसको क्या पढ़ेंगे? Cpp को मतलब मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो समझ तो रहे हो कितना पड़ेगा सर? ठीक है, ये सब बता रहे हैं क्या था? बस P और R का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फिर एक बार पूछा जाता है इस पैटर्न पे, रिएक्शन अकर एट पावर एट 27 डिग्री सेल्सियस। Reaction occur as follows at 27 degrees Celsius. Find enthalpy change at या heat of reaction कर सकते हो, not enthalpy change, heat of reaction at 47 degrees Celsius. If molar heat capacity of nitrogen, hydrogen and ammonia are respectively 10, 12 and 15 kilocalorie per mole at constant pressure. At constant pressure. इसको उठाने में क्या? ध्यान ना, पहले आप डेल्टा Cp निकालोगे। डेल्टा H1 कितना है? -100। T1 कितना है? 27 प्लस 273 को जोड़ दिया गया। क्यों? आपको बताया गया किसी भी फार्मूले में अगर कैपिटल T है तो टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। ठीक है ना? T2 कितना है? 47 प्लस 273। अब क्या करना? डेल्टा Cp ये जाएगा Cpp माइनस Cpr। ये ध्यान रखो, प्रोडक्ट में क्या देखो, रिएक्शन फिर से नहीं लिखना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट में क्या है? अमोनिया, और यहाँ पर आपने क्या कहा है? किलो कैलोरी पर मोल, मतलब एक मोल के लिए जो भी डाटा दिया गया है कितना? 15, और है कितना? 2। तो कितना लिखोगे? 2 गुणे 15 माइनस N2 का कितना है? 10, और यहाँ पर N2 एक तो एक ही है, यहाँ पर क्या लिखें? क्या लिखें? 3 into 12। अब कितना हो जाएगा भैया? 30। ये -10 और 12 36, तो 36 और 10 46, -16 किलो। अब यहाँ पर डेल्टा H2, डेल्टा H1, बेटा डेल्टा Cp T2 माइनस T1, तो कितना लिख दिया गया है? ये डेल्टा H2 को पता करना है, माइनस माइनस को
बन जाएगा क्या? सही है, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, आज हमने आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चन डाल दिया है, अभी इनको बनाओ, फिर एक आध दिन में और डालेंगे, ठीक है? आप कहाँ गायब हो गए थे? क्या हो गया? ठीक है, बनाओ इसको, फिर और डाल दो। इसको चलो, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग करना चाहेंगे। डिपेंडेंट प्रेशर प्रेशर ऑफ ऑल हो जाए, सब हो जाएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन from its constituent element. जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, चीजें कठिन नहीं है, बस चीजों को ध्यान देना है। ध्यान रखना, change in enthalpy when one mole substance is formed from its constituent element. constituent element को अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, ये N2 है प्लस 3H2, यहाँ पर 2NH3, यहाँ पर अमोनिया बन गया डेल्टा H माइनस H फ्लो कैलोरी हो गया। क्या हो गया? माइनस X किलो कैलोरी। तो आपसे अगर कहा जाए कि क्या ये माइनस X किलो कैलोरी हीट ऑफ रिएक्शन है, सॉरी हीट ऑफ रिएक्शन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन तो सभी हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं है भैया? है या नहीं है? कितने लोग बोलेंगे है? कितने लोग नहीं? बस लोग उसमें मतलब नहीं, क्यों? इतना डिफरेंशियल क्या लिखे हो? तब कैसे है? तब कैसे है? तो नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर कितना होगा? 2 से इतना, तो 1 से कितना? आधा। बट माइनस H/2 इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब आपको समझ आ गया कि रिएक्शन आप इस तरह से बैलेंस करोगे कि प्रोडक्ट 1 मोल ही बने। अगर 1 मोल से ज़्यादा बन रहा है तो जितना बना है उससे डिवाइड कर देंगे, तब जो वैल्यू आएगी वो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। ध्यान देना, एक और चीज पहले लिखा देते हैं, फिर चर्चा करते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन Hp माइनस रहता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन Hp माइनस का लगेगा, आगे थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, नोट करके कुछ पॉइंट लीजिए। ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, Hp एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पर नोट करिए। Calculation of heat of formation. During calculation of heat of formation, reaction should be balanced in such a way
so that one mole product is formed. One mole product is formed. तो जब आप हीट ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हो तो रिएक्शन को इस तरह से बैलेंस करोगे कि एक ही मोल प्रोडक्ट ही बने। Constituent species always should be in elemental state। ध्यान देना, ध्यान से देखो, constituent species should be always should be in elemental state। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर H प्लस है, OH माइनस है, ये वाटर बना। अब अगर आपसे कहा जाए कि क्या ये वाटर के फॉर्मेशन का रिएक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है, या यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है इसको हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कह दें? नहीं, ये एलिमेंट के फॉर्म में है, आयन के फॉर्म में। तो प्लस और माइनस आयन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। ये क्या है? नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन, नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन। बात हुआ ना? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या माइनस एक्स की कैलोरी ये वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन है, आप लोगों ने प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किए हैं, तो ये हीट ऑफ क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन को शो कर रहा है, ये फॉर्मेशन को शो नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो गई है? तीसरा पॉइंट का, अगर कोई भी स्पीशीज आइसोट्रॉपिक फॉर्म में है तो सबसे स्टेबल एलोट्रॉप होना चाहिए। ठीक है? थर्ड पॉइंट, चाहे तो आप लिख लेगा बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर ये फॉर्मेशन नहीं है तो फिर क्या है? न्यूट्रलाइजेशन लिख देगा, नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आगे चलता है थर्ड पॉइंट, इफ एनी एलिमेंट is in allotropic form, then most stable allotrop should be taken। Most stable allotrop should be taken। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये थर्ड पॉइंट था, which one represent, क्या क्वेश्चन में पॉइंट आउट, चलो represent heat of, sorry represent formation of methane। which one represent formation of methane? मेथेन के फॉर्मेशन को कौन लिखता है? वो तो आप ऐसे दिमाग का नहीं, क्यों? क्योंकि ये दोनों एरोट्रॉप में कार्बन होंगे ना, तो दोनों तो सबसे स्टेबल होंगे नहीं, दोनों तो सबसे स्टेबल होंगे नहीं, तो होगा तो कोई एक ही सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो वो तो करता ही नहीं होगा। हाँ
नन क्यों नहीं बोलेंगे? नन क्यों नहीं बोलेंगे? मैंने कहा नन वो तो एक बार विचार भी कर सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कि एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। तो CH4 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन और क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को लिया गया है और कार्बन भी लिया गया है। कार्बन के एलोट्रॉप होते हैं, तो सबसे स्टेबल एलोट्रॉप ग्रेफाइट होता है, तो फिर हमें ग्रेफाइट लेना होगा। बात में ना, सब आप कहोगे डायमंड भी तो है लेकिन स्टेबल नहीं है। आगे लिखिएगा, डेल्टा एच मोस्टली नेगेटिव, बट मैं आल्सो रिकॉल ध्यान दो, ध्यान में बेटा। अगर आप कहें कि हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो मोस्टली नेगेटिव होगा। अगर मोस्टली वर्ड यूज कर दे तो आप कहोगे नेगेटिव होगा। आपसे कहा जाए कि मे बी नेगेटिव आर पॉजिटिव, तो आप कहोगे मे बी नेगेटिव आर पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक आर एक्सोथर्मिक दोनों हो जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताने चल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन किसी भी सब्सटेंस का जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोर विल बी स्टेबिलिटी आपको या मोर इजिली इट विल बी फॉर्म, more easily it will be found. मान लो आप अब तो खैर इस स्टेज पे जीवन के आ ही गए हो कि अब आप प्रयास कर रहे हो कि आप कहीं पर अच्छी एक स्टेबल लाइफ मिल जाए, सर्विस मिल जाए। यही तो आप कई एग्ज़ाम दिए और पास हुए, सब में ज्वाइनिंग लेटर आया। कौन सी नौकरी आप सबसे आसानी से ज्वाइन कर लोगे? जिस जॉब में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी या सबसे कम रहेगी? जिस जॉब में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रहेगी वही सबसे आसानी से ज्वाइन करोगे। तो सेम चीज़ है। तो जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा इसका मतलब सिस्टम उसकी तरफ बहुत आसानी से बढ़ेगा। तो इसी एक लाइन में दो क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सबसे आसानी से बनेगा? जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन सबसे कम है। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मोर नेगेटिव है, मतलब कम है। ध्यान दो, मोर नेगेटिव है मतलब सिस्टम नुकसान में है, सिस्टम के पास एनर्जी कम है। और जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जिस सिस्टम की एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये जानते रहिएगा। इस लाइन को आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। इस लाइन पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे या बहुत सारे इस लाइन पे बहुत सारे चीज़ों को बताएंगे, तो इसको जरूर याद रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन इज मोस्ट स्टेबल?
ऑप्शन सी का। एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे दिया जाता है, आपसे ऐसे कहता है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए बी बी सी सी बी एंड डी आर रेस्पेक्टिवली इतना व्हिच वन इज मोस्ट स्टेबल? सी डी। इन व्हिच केस रिएक्टेंट इज मोस्ट स्टेबल? इन व्हिच केस रिएक्टेंट इज मोस्ट स्टेबल? या तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा या तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा। तो जिसका प्रोडक्ट सबसे कम स्टेबल है उसका रिएक्टेंट सबसे ज्यादा स्टेबल। मतलब ये इधर जाना ही नहीं चाह रहा है, जबरदस्ती इतनी एनर्जी देके आप इधर भेज रहे हो। जैसे कि क्लास से आप निकलना ही नहीं चाहो, जबरदस्ती पीट पाट के यहाँ से निकाला जाए, या क्लास में कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि टेम्परेचर बढ़ जाए, भगो सब आ जाना के यहाँ से, है कि नहीं? तो ये जाना ही नहीं चाह रहा है, तो जबरदस्ती तरीके से भेजा गया, तो जाना पड़ेगा। तो अब दोनों लाइन नहीं लिखाएंगे, दोनों लाइन लिखाएंगे कंफ्यूज करोगे, बस सोचना होगा, ठीक है? तो जरूर नहीं बस सी डी का ही पूछ ले कि इनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, इधर भी पूछ सकता है इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है, जिसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब जिसमें हीट ऑफ मतलब एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव होगा उसका रिएक्टेंट स्टेबल होगा, जिसका नेगेटिव होगा उसका प्रोडक्ट, ठीक है? चलो आपका अगला है हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन, चेंज इन एंथैल्पी। Of any substance is allowed to burn. अब आप 11th में तो नहीं होगा, आपसे डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना है। 1 मोल सब्सटेंस इज अलाउड टू बर्न, मतलब 1 मोल सब्सटेंस को बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो जो इंथैल्पी में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? हीट ऑफ कंबस्शन बोलेंगे। देखा जाए यहाँ पर देखिएगा कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये क्या हो गया? ये कार्बन सॉलिड है, O2 गैस है, O2 गैस है, डेल्टा H -H2। डेल्टा एच क्या है? यहाँ पर आप क्या डेल्टा एच सी लिख सकते हो, सी फॉर कंबस्शन, या सी लिखो, सी फॉर क्या रहेगा? कंबस्शन, हीट ऑफ कंबस्शन। यहाँ पर देखना, इधर देखना, डेल्टा एच सी इक्वल टू एच आर माइनस एच पी करिएगा, 2 जगह पर आर माइनस पी करेंगे, एक कंबस्शन में, एक बॉन्ड एनर्जी में। 2 कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या करेंगे? R माइनस पी, बाकी हर जगह पे क्या करेंगे? P माइनस R, ठीक है? अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है? यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताना चाहेंगे, वही कि जब आप हीट ऑफ कंबस्शन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर 1 मोल रिएक्टेंट आपको लेना होगा, ठीक है? ड्यूरिंग कैलकुलेशन हीट ऑफ कंबस्शन, ओनली 1 मोल रिएक्टेंट इज टेकन। अब आप कहोगे ऑक्सीजन से मतलब नहीं, ऑक्सीजन थोड़े, ऑक्सीजन को थोड़े जला रहा है, तो जला रहा है, चल तो
इट इज डिटरमाइंड इन बाउंड कैलोरीमीटर। बाउंड कैलोरीमीटर आप दूसरी बार लिख रहे हो, पहली बार कहाँ पे लिखे थे? इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी को भी बाउंड कैलोरीमीटर में डिटरमाइन किया था। इंटरनल एनर्जी को भी बाउंड कैलोरीमीटर में क्या किया था? डिटरमाइन किया था। हीट ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। हीट ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव एंड इट इज यूज्ड, लिख लीजिएगा, एंड इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। डिटरमाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। डिटरमाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। और इफिशियंसी ऑफ फ्यूल। आपने कंबसन को बार बार जलाएंगे सब यूज किया, तो जब कोई चीज़ जलाया जाएगा तो एनर्जी तो मिलेगी, और उसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पज के लिए। तो जिस चीज़ से हमें एनर्जी मिलेगी उसको लोग क्या बोलेंगे? फ्यूल बोलेंगे। तो किस फ्यूल की इफिशियंसी मतलब दक्षता ज़्यादा है, या किस इफिशियंसी मतलब दक्षता, किस फ्यूल का कैलोरीफिक मान, कैलोरी मान ज़्यादा है? ठीक है, ये हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं? हीट ऑफ कंबस्शन से। और कैसे जानेंगे? मोर द नेगेटिव वैल्यू, मोर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन पर ग्राम। More will be efficiency of fuel। हम दो यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखना भैया, समझो CH को अभी लिखवा देते हैं। कार्बन का कंबसन होने पर हमेशा CO2 बनेगा, और हाइड्रो, हाँ अगर एक्सेस में है तो कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बन सकता है CO2, और हाइड्रोजन का कंबसन होने पर क्या बनेगा? H2। एक कार्बन एक CO2, 4 हाइड्रोजन 2 H2। यहाँ पर डेल्टा H माइनस 860 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ पर C2H6 O2, यहाँ पर 2CO2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2CO2, यहाँ पर 3H2, डेल्टा H माइनस 1500। कितने ऑप्शन है? 2 2 4 3 7 Which fuel is more efficient? Methane, ethane, both, none? Yeah, data is incomplete। ऐसे भी आप सबका डाटा is incomplete पहला। और भैया हाँ, पहले को कितने लोग बोलेंगे?
दूसरे को कई बार वो चीजें दिखती हैं होती नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग केवल वैल्यू पर ध्यान दे रहे हैं और ये जो स्टेटमेंट दिया गया पर ग्राम, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, पर ग्राम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मीथेन का मॉलिक्यूलर मास है 16 और एथेन का मॉलिक्यूलर मास है 30। तो इसका मतलब 16 ग्राम मीथेन जलाओगे तब आपको इतना मिलेगा। तो 1 ग्राम से 16 पंचे 80 और 9 ये पंचे 80 चलता रहेगा। और यहाँ पर 1 से भैया कितना कितना 30 है ना, 30 है, 24 से 30, तो 3 बचे 15 कितना किलो ये तो मोल था नहीं लिखा यहाँ पर, ये मोल जान नहीं लिखा, ठीक है। आपको मोल यहाँ से पता लगाना पड़ेगा, रिएक्शन मोल में ऊपर मोल ही तो है। अब बताओ पर ग्राम कहाँ ज्यादा मिला है, मीथेन में या एथेन में? एथेन में 52 मिला और मीथेन में कितना मिला था, ठीक है। आप किसी दुकान पे जब जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो कहते हो भैया हमें 1 मोल ये सामान दे दो, मोल में खरीद लाते हो, तब ग्राम किलोग्राम में खरीदोगे ना, तो जिसमें खरीदोगे उसी में तो नफा नुकसान पड़ोगे, अंदाजोगे। आप खरीदोगे 11 ग्राम में हो, अंदाजोगे मोल में। भाई जिस यूनिट में खरीद के लाए हो उसी यूनिट में तो आप लोग देखोगे कि नफा हुआ कि नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि जिसमें हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम ज़्यादा नेगेटिव होगा, ज़्यादा नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ज़्यादा एफिशिएंट होगा। एयर मेथेन इज मोर एफिशिएंट, एयर इज मोर एफिशिएंट। आगे ऑन कंबशन, ऑन कंबशन कार्बन कन्वर्ट into CO2, हाइड्रोजन into H2O, सल्फर into SO2, phosphorus into P2O5, ठीक बेटा। तो आज की बात में ख़त्म करते हैं। कल ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ के आइएगा। जब हम लोग कल मिलेंगे तो पहले 2, 3, 4 क्वेश्चन बनाएंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये तो अभी जो क्वेश्चन आपको कराया गया है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अभी मैथमेटिकल क्वेश्चन जब हम लोग कल मिलेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाएंगे, उसके बाद फिर आगे हीट ऑफ न्यूक्लिएशन और इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। कोई डाउट बेटा? अभी जो फार्मूला कंबशन पे लिखाया गया था वहाँ कुछ कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट? ठीक बेटा, तो आप इसको